कृषि दर्शन में किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, आप सबों को गंदरू भाई का नमस्कार, साथ ही साथ झुमकी बहन का जोहार। तो चलिए किसान भाइयों, आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। केंद्र द्वारा झारखंड में पशुपालन के विकास के लिए साइलेज बनाने की योजना चलाई जा रही है। जिस मौसम में हरा चारा का उत्पादन बहुतायत मात्रा में हो, उस समय उपयोग में अतिरिक्त मात्रा के हरा चारा को साइलेज के रूप में संरक्षित करने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। पशुपालकों को साइलेज की सुविधा 100% अनुदान पर उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के अंतर्गत लाभुक के पास हरा चारा उत्पादन करने के लिए 2.5 एकड़ जमीन होना जरूरी है। हर लाभुक किसान को 1,05,000 रुपए साइलेज पिट और चॉफ कटर मशीन के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का उद्देश्य है पशुपालकों को हरा चारा संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहन देना, ताकि हरा चारा की कमी होने के वक्त साइलेज का उपयोग किया जा सके। राज्य सरकार के कृषि प्रक्षेत्र बालीगुमा जमशेदपुर में चिन्हित कुल 5 एकड़ भूमि पर पीपीपी मोड पर डेयरी भवन का निर्माण, संयंत्रों की स्थापना, डेयरी का संचालन और कार्यान्वयन के लिए निजी क्षेत्र की सुयोग्य सरकारी, अर्ध सरकारी या गैर सरकारी कंपनी या संस्था का चयन खुली निविदा के माध्यम से करने का प्रस्ताव है। पाउडर मिल्ड्यू यानी चूर्णी आसिता मटर के पौधों में लगने वाली एक खास बीमारी है। इस रोग के प्रकट होने पर प्रति लीटर पानी में 1 मिलीलीटर की दर से कैराथेन मिलाकर घोल बना लें और पौधों पर छिड़काव करें। आवश्यकता अनुसार 15 दिनों के अंतराल पर दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। मटर के फसल में लगने वाली बीमारी चूर्णी आसिता पूरे पौधे को अपनी चपेट में ले लेता है। इस रोग से पौधे का बढ़वार रुक जाता है और फसल बर्बाद हो जाती है। इस रोग का लक्षण है कि मटर के पौधों की पत्तियां, तने, शाखाएं और फलियां बुकनी यानी चूर्ण जैसे पदार्थ से ढक जाती हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए केराथेन का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर घोल बनाएं या सल्फर युक्त रसायन सल्फेस या एलोसोल हेक्साल 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। जरूरत हो तो 15 दिनों के अंतराल पर इसका दोबारा प्रयोग करें। इन दिनों बाजार में सजावटी फूलों में ग्लोडियोलस की अच्छी मांग है। राज्य के किसान ग्लोडियोलस की व्यावसायिक खेती से अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसके बेहतर उत्पादन के लिए स्पिक एंड स्पैन, पीटर पियर्स, प्रिसिला, पिंक फ्रेंडशिप, रोज, सुप्रीम और अमेरिकन ब्यूटी नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। ग्लैडियोलस फूल की खासियत है कि इसके अलग अलग रंग जैसे सफेद, पीला, लाल, गुलाबी, बैंगनी रंग वाले प्रजातियों का उत्पादन किया जा सकता है। ग्लैडियोलस के खेत में जल निकास का उचित प्रबंध होना बहुत जरूरी है। ग्लैडियोलस फूल के बेहतर उपज के लिए इसके उन्नत प्रभेद स्पिक एंड स्पैन, पीटर पियर्स, प्रिसिला, पिंक फ्रेंडशिप, रोज, फ्रेंडशिप व्हाइट और अमेरिकन ब्यूटी लगाएं। इन प्रभेदों वाले ग्लैडियोलस की उपज क्षमता 200 से 225 हजार पुष्प डंडियां प्रति हेक्टेयर है। टेरेस्कोपिक प्रूनर उस कृषि उपकरण का नाम है जो आम, लीची जैसे फलदार वृक्षों की ऊपरी और पतली टहनियों को काटने छाटने का काम करता है। किसान इस उपकरण की सहायता से जमीन पर खड़े ऊंचाई पर लगे फलों को टहनियों से काटकर अलग कर सकते हैं। जरूरत के मुताबिक इस उपकरण की लंबाई 10 से 15 फीट तक बढ़ाई जा सकती है। टेरेस्कोपिक प्रूनर का अगला सिरा यानी कटाई छटाई करने वाला भाग कैंची नुमा होता है। ये छोटे बड़े सभी वृक्षों की कटाई छटाई के लिए उपयोगी है। इस उपकरण की खासियत है कि इसमें लंबाई बढ़ाने की सुविधा है। इसके द्वारा पतली टहनियों को भी काटा जाता है और फलों को भी टहनियों से अलग किया जाता है। इस उपकरण से 10 से 15 फीट तक की ऊंचाई पर लगे फल और पतली टहनियों की कटाई की जा सकती है। आज जो किसान हमसे मुखातिब हैं, वो अपनी कृषि कार्य में आधुनिक और पारंपरिक खेती दोनों का सामंजस्य रखते हैं। साथ ही साथ अनाज और सब्जी फसलों के उत्पादन में भी इसी तरह का सामंजस्य रखते हैं। इस संतुलन का सकारात्मक परिणाम इन्हें बेहतर पैदावार के रूप में हासिल होता है। आज जिस किसान से हम मिलने वाले हैं, उनकी खासियत है कि वो अपने खेती बाड़ी के काम में तालमेल और समन्वय की नीति अपनाते हैं।
ये समय और सुविधा को ध्यान में रखकर खेती के तरीकों का चयन करते हैं। इनकी कोशिश होती है कि अपने पास मौजूद संसाधनों से ही बेहतर पैदावार पाएं। फिर मैंने देखा कि कृषि कार्य में प्रोडक्शन लागत को हम लोग अगर कम करते हैं तो बहुत सा तरह का उन्नत कृषि कर सकते हैं। टाइम के अनुसार हर फसल, मौसम और खेती की वैरायटी, बीज, इस सब बातों का अगर आप ध्यान देके कृषि कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से ही आप एक सफल किसान के रूप में माने जाएंगे। और आइए अब एक नज़र राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के दर्ज तापमान इस प्रकार हैं। रांची का न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 21.2 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 21.5 डिग्री सेल्सियस। मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों की थोक भाव इस प्रकार हैं। चावल मोटा 1800 रुपए से 2150 रुपए, चावल मध्यम 2200 रुपए से 2300 रुपए, चावल उत्तम 2400 रुपए से 2500 रुपए, गेहूं 1450 रुपए से 1550 रुपए, चना 5100 रुपए से 5250 रुपए, दाल अरहर 6100 रुपए से 7050 रुपए, दाल मसूर 4150 रुपए से 4550 रुपए, दाल चना 5850 रुपए से 6300 रुपए, सरसों तेल 10250 रुपए से 10350 रुपए, चीनी 3650 रुपए से 3750 रुपए, आलू 1400 रुपए से 1500 रुपए और प्याज 1250 रुपए से 1350 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में आपने कृषि से संबंधित ढेर सारी जानकारियाँ ली, मंडी की भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में, है ना? बिल्कुल। तो अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, हम लेंगे एक छोटा सा विराम, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी किसान भाई बहनों का।
तो इरादा क्या है? झुमकी बहन, इरादा तो नेक ही है और हम हमेशा किसान भाइयों के लिए ढेर सारी जानकारी की बातें लेकर के आते हैं। तो आज भी हम ढेर सारी किसान बातों की आज जानकारी की बातें लेकर के आए हैं किसान भाइयों के लिए। लेकिन उस जानकारी की बात को बताने के लिए हमें चलना होगा गांव की ओर, क्योंकि वहाँ मंगरा दादा और कारू दादा हमारा इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, तो चले हम लोग। चलिए। हाँ देखिए, बात ऐसा ना करो भाई। हाँ, कि खाली धान गेहूँ उपजाने से नहीं होता, हम फल भी खूब लगाए। वही हम भी। एकदम सही बात बोले दादा कि धान और गेहूं से खाली नहीं होता है, इसके लिए फल बाग भी अगर किसान लगाए तो उसको बहुत फायदा होगा। अरे बाबा, आप सब सुन लिए नहीं। लगता हम लोग बात कर रहे थे, ध्यान लगा दिए। लेकिन आज पते की बात बोले हैं। झारखंड के कई किसान ऐसे भी हैं जिनकी खेती टाण जमीन है या वहाँ कुछ नहीं उपजता है, तो ऐसे खेती का उपयोग, वैसे खेतों का उपयोग हम फल बाग के रूप में कर सकते हैं, वहाँ फल बाग लगा सकते हैं। अच्छा दादा, ये झारखंड में एक तो और प्रगतिशील किसान है, वो बता रहे थे कि यहाँ बहुत बढ़िया खेती किया जा सकता है हम लोगों का राज्य में, फल बाग का, माने फलदार फसल का। बिल्कुल, जो उपज हम लोग को लेना है उसका खेती करना है, फलदार फसल लगाना है। तो आप थोड़ा इसके बारे में हमको अच्छा से समझाइए। तो बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि किसान भाई जो चाहते हैं कि वहाँ फल बाग लगाएं झारखंड में, तो झारखंड में फल बाग लगाने की जो संभावना है वो काफी है। हाँ। तो झुमकी बहन, चलिए इसी विषय पर हम अपने किसान भाइयों को जानकारी भी उपलब्ध करा देते हैं। और जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर विकास दास जी। तो सबसे पहले विकास जी, आपको इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। झारखंड राज्य में फल बागों की क्या संभावना है? ऐसा है, झारखंड जो राज्य है, जो हमारा पठारी क्षेत्र है पूर्व भारत की, इसमें जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट तो विभिन्न प्रकार की फलों का खेती के लिए, सफल खेती के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन पठारी क्षेत्र में मिट्टी में कुछ कुछ यहाँ पे कमी है, पर्टिकुलरली यहाँ पे चूना का कमी है, ऑर्गेनिक कार्बन का कमी है, कुछ कुछ सूक्ष्म तत्वों का भी कमी होने के कारण यहाँ इन जनरल जो ट्रेडिशनल फलों का खेती होता है उसका जो पैदावार होता है वो कम होता है। अगर हम लोग अच्छी तरह से जो ज़मीन का सही तरह से उपचारित करके और पौधे में सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स का प्रोविज़न करके और अगर सफिशिएंट ऑर्गेनिक कार्बन का अगर मैनेज करते हैं तो यहाँ पे आम हुआ, लीची हुआ, अमरूद हुआ, आंवला हुआ, कटहल हुआ, बेल हुआ, इस टाइप का बहुत सारे फल का खेती यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से हो सकते हैं। इस राज्य में फल बाग की जो संभावना है, इसके लिए कौन सा जगह और कौन सा मौसम किस फल के लिए उपयुक्त होता है? देखिए, झारखंड को बेसिकली 5 एग्रो इकोलॉजिकल सब जोन्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। जो झारखंड के जो ऊंचा जगह है, जैसे रांची और उसके आसपास गुमला जिला, खूंटी जिला, ये जगह जहाँ पे गर्मी कम होते हैं, यहाँ पे आम हुआ या लीची हुआ, अमरूद हुआ, इस टाइप का चीज़ का खेती बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। और जो थोड़ा सा नीचे वाला इलाका है, जैसे सरायकला हुआ या पश्चिमी सिंहभूम हुआ, पूर्वी सिंहभूम हुआ, यहाँ पे आम के अलावा काजू का खेती बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। उस टाइप का जो हमारे सूखे क्षेत्र है, जैसे पलामू, डाल्टनगंज, गढ़वा, लतरा, ये सब जगह में जो सूखे इलाके में होने वाला क्रॉप होता है, जैसे सिट्रस हुआ या आंवला हुआ या अमरूद हुआ, इसका खेती बहुत अच्छा हो सकता है। झारखंड का जो पट एरिया है, पर्टिकुलर जो नेतरहाट एरिया है, वहाँ पे जो लो चिलिंग सब ट्रॉपिकल टेम्परेट फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे लो चिलिंग पीच हो गया या सतालू जिसको बोलते हैं, या पियर हो गया या नाशपाती जिसको बोलते हैं, इसका खेती बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। लेकिन यहाँ पे झारखंड में जो ट्रेडिशनल सिस्टम में अगर हम लोग फल का खेती करते हैं, तो जैसे मैं पहले बताया कि इसमें उपज क्योंकि पैदावार यहाँ पे कम होता है, तो ये किसान के लिए व्यावसायिक रूप से बहुत अच्छा, ट्रेडिशनल सिस्टम से खेती बहुत अच्छा नहीं होता है। इसको दिमाग में रखते हुए प्लांडू स्थित हमारा इस केंद्र में एक तकनीक का विकास किया गया, जिसको हम लोग फल आधारित बहुस्तरीय फसल प्रणाली बोलते हैं। जिस तकनीक के तहत हम लोग जो बड़े आकार की फलदार पौधे होते हैं, जैसे आम हुआ, लीची हुआ, आंवला हुआ, इसको हम लोग 10-10 मीटर की दूरी में लगाते हैं, और उसके बीच वाला जो खाली जगह होते हैं उसमें हम लोग छोटे आकार की फलदार पौधा लगाते हैं, जिससे हम लोग पहले या दूसरे साल से फल ले सकते हैं। जैसे अमरूद हुआ या नींबू हुआ या पपीता हुआ, इन क्रॉप्स का हम लोग बीच में पूरक फसल के हिसाब से लगा सकते हैं। और
ये देखा गया है कि फिर भी जगह लगभग 60% जगह ज़मीन का खाली रह जाता है। तो उन खाली जगहों में हम लोग कोई भी अंतर सस्यन कर सकते हैं, जिसमें हम सब्जी का, अगर पानी का साधन है तो सब्जी का खेती कर सकते हैं, अगर पानी का साधन नहीं है तो हम लोग जैसे जो वर्षाश्रित खेती होता है उसका खेती कर सकते हैं। इस टाइप का मल्टीटाइड सिस्टम हम लोग अगर अडॉप्ट करते हैं तो हमारे झारखंड का जो 60% जगह जो टाण जमीन है, जहाँ पे किसान वर्तमान में केवल एक गोड़ा धान की खेती करते हैं और साल भर वो ज़मीन खाली रहता है, वहाँ पे वो लोग फल का बगीचा स्थापना कर सकते हैं। पानी का जुगाड़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है यहाँ का जो वर्षा जल है उसका प्रॉपर्ली संरक्षण करके हम लोग पौधा लगाएं, क्योंकि यहाँ जितना बारिश होता है, लगभग 1200 मिलीमीटर बारिश होता है, वो एक बगीचा लगाने के लिए सफिशिएंट होता है। ये ज़रूरत है कि हम लोग उस पानी को अच्छी तरह से संग्रह करें। तो हमारे इस केंद्र में पानी को बारिश का पानी को कलेक्ट करने के लिए एक डोबा नामक एक तकनीक निकाला गया, जिसमें हम लोग 3 मीटर बाई 1.5 मीटर बाई 1 मीटर गहराई का एक डोबा गड्ढा बनाते हैं, जिसको हम लोग 200 माइक्रोन का पॉलीथीन में लाइनिंग करते हैं और इससे जितना बारिश का पानी कलेक्ट होता है वो 10 पौधे के लिए बचाने के लिए जितना पानी चाहिए वो सफिशिएंट होता है। ये गड्ढा में बारिश के बाद पानी जब भर जाता है उसके बाद हम लोग गड्ढा को अगर पुआल और बांस में बना हुआ एक ढक्कन से ढक लेते हैं तो पानी लगता पूरा गर्मी तक रह जाता है और उस पानी से किसान भाइयों पानी दे के अपना पौधा को जिंदा रख सकते हैं और जो टाण जमीन का सही ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रामीण परिवेश में कुछ कृषक ऐसे भी होते हैं जो मन ही मन सोचते हैं हम अपना फलदार वृक्ष लगाएं, तो फलदार वृक्ष वो लगाएं उसके लिए कुछ संस्थागत या व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से उसे किस चीज़ पर निर्भर होना पड़ता है? जैसे प्रखंड स्तरीय हो या कोई कृषि संस्था है, वे किसान क्या करना चाहेंगे? देखिए, पहला चीज़ होता है कि अगर कोई भी किसान अगर फलदार पौधा लगाना चाहेंगे तो जो हमारे केंद्र है प्लांडू में, ये हमेशा किसानों के लिए यहाँ पे तकनीकी ज्ञान दी जाती है। किसान कभी भी हमारे संस्थान में आके वैज्ञानिकों से मिलके फलदार पौधा को कैसे लगाया जाए, कैसे देखभाल किया जाए, इसके बारे में तकनीकी ज्ञान ले सकते हैं। और हमारे यहाँ पे जो पौधशाला है वहाँ से उच्च गुणवत्ता वाला पौधा भी प्राप्त कर सकते हैं, वो पौधा लेके लगा सकते हैं। इसके अलावा झारखंड में कुछ जो अच्छे नर्सरीज़ हैं उन जैसे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय हो गया, कृषि विज्ञान केंद्र हो गया, या कुछ ऐसे संस्थाएं भी हैं जो लोग अच्छा गुणवत्ता वाला पौधा तैयार करते हैं। उन संस्थाओं से वो लोग पौधा को ले, जब भी किसान पौधा लगाने के बारे में सोचे तो ज़रूर इस चीज़ को पहले ध्यान दें कि किसी मान्यता प्राप्त नर्सरी से पौधे को प्राप्त करें और उन पौधों को ही लगाएं। कभी कभी हम जब बाहर से किसी बिना मान्यता प्राप्त वाला नर्सरी से पौधा ले लेते हैं तो पौधा 6-7 साल के बाद पता चलता है कि पौधा में जो फल आते हैं वो अच्छे गुणवत्ता वाला नहीं होता है। तो पहले से ही किसान भाई को सावधानी बरतनी पड़ेगी, अच्छे जगह से पौधा को प्राप्त करें। झारखंड में बागवानी का विकास के लिए बहुत सारे योजनाएं चल रहे हैं, पर्टिकुलरली जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन है उसके तहत किसानों को सहायता दी जा रही है। पर्टिकुलरली आम का खेती करना चाहेंगे या अमरूद का खेती करना चाहेंगे, सघन खेती करना चाहेंगे, तो ये सब चीज़ों में सहायता दी जा रही है। तो किसान भाई जो लोग इस चीज़ में इच्छुक है वो रांची स्थित जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन का मुख्यालय है वहाँ पे वो अपना संपर्क स्थापन करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और अपने एरिया में बागवानी का विकास कर सकते हैं। झारखंड में एक बहुत ही अच्छा तकनीक यहाँ के लिए उपयुक्त है जिसको हम लोग सघन खेती बोलते हैं। जनरली फलदार पौधा को हम लोग जो बड़े आकार की फल होते हैं जिसको हम लोग 10-10 मीटर की दूरी में लगाते हैं। छोटे आकार की फलदार पौधे जैसे अमरूद हो गया जिसको 5-5 मीटर की दूरी में लगाते हैं। और क्योंकि झारखंड का मिट्टी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट नहीं रहता है, पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक कार्बन का फर्टिलिटी लो होने के कारण यहाँ पे प्लांट का जो ग्रोथ होता है स्लो होता है, तो पौधा के आकार बहुत बड़ा नहीं होता है। इस चीज़ का एडवांटेज लेते हुए हम लोग फलों की सघन खेती ज़रूर करना चाहिए। फलों को नज़दीक में लगा के उसको बीच में उसका अगर कृंतन करते हैं, फलों का आकार को छोटा रखते हैं, तो इस उपाय से किसान भाइयों जो ट्रेडिशनल सिस्टम से ज़्यादा उपज ले सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि अगर हम लोग ट्रेडिशनल सिस्टम में आम का खेती करते हैं तो यहाँ का उपज लगभग 6 से 8 टन प्रति हेक्टेयर होता है, जबकि हम जो बहुस्तरीय फसल प्रणाली होता है उसमें लगभग 12 से 18 टन तक प्रोडक्टिविटी जाता है। अगर किसान भाइयों उच्च घनत्व वाला फसल प्रणाली में पौधा को लगाते हैं तो लगभग 20 से 25 टन तक पैदावार ले सकते हैं। तो ये जो दो तकनीक है, पर्टिकुलरली बहुस्तरीय फसल प्रणाली और सघन खेती, ये 2 तकनीक के द्वारा झारखंड में अगर किसान भाइयों अलग अलग फलों का खेती करें तो जो इम्प्रूव तकनीक होता है, पर्टिकुलरली हमारा मिट्टी का अच्छी तरह से हम लोग मैनेज करके अगर खेती करते हैं और वर्षा जल को संग्रह करके अगर खेती करते हैं तो फलदार
पौधा का खेती से हम लोग अच्छा फलत ले सकते हैं। इसके लिए पर्टिकुलरली जो फल आधारित बहुस्तरीय फसल प्रणाली है और उच्च घनत्व फसल प्रणाली, ये दो तकनीक जो होता है, ये इस तकनीक दोनों तकनीकों किसान भाई अगर अपनाते हैं तो फल का अच्छी तरह से यहाँ पे व्यावसायिक रूप से खेती कर सकते हैं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। अभी हमारे विशेषज्ञ साहब जो बताएं एकदम हम उस पे अमल करेंगे और सब किसान लोग भी बुझ गए कि जो झारखंडी किसान भाई बहन हैं वो अपने राज्य में फलदार फसल का खेती करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, आमदनी कमा सकते हैं और कैसे कैसे काका खेती किस तरीका से करना चाहिए। हाँ दादा, और आप मुनाफा के बारे में क्या सोचे हैं? हम तो मुनाफा का देख के आए हैं। का? अरे मनसू महतो जी को क्या शकरकंद का खेती किए हैं। अच्छा 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 अच्छा, नहीं, मनसू महतो से मुलाकात हमारी भी हुई थी और हमने भी देखी है उनकी शकरकंद की खेती। वाह, क्या खेती करते हैं। हम किसान भाइयों से कहेंगे कि भाई आप भी उसी तरह से शकरकंद की खेती कीजिए और एकदम चकाचक रहिए। तो हमारे किसान भाई बहनों को नहीं मिलवाएंगे आप? अरे हाँ, तो चलिए किसान भाइयों, हम आपको मिलवाते हैं आज मनसू महतो जी से। सबसे पहले आपका स्वागत है मनसू जी। हमारे दर्शकों को या किसान भाइयों को बताइए कि आप जो ये शकरकंद की खेती किए हैं, इसमें पूंजी कितना लगा, कैसे किए और ये उपजाऊ जब हो गया उसके बाज़ार में कैसे ले जाएंगे और कैसे बेचेंगे, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे किसान भाई। हम लोग पहले लर को जिलाते हैं, खेत में लर ले जाते हैं और खेत में उसको जिलाते हैं और जिला के और उसको जैसे जब पानी बरसता है तो खाद मंगाते हैं, बोकारो धनबाद से खाद मंगाते हैं और खाद मंगा के पहले गिरा देते हैं। उसके बाद जैसे ट्रैक्टर से या हल से अपना चलाते हैं, है कि मिट्टी बनाते हैं और मिट्टी बनाने के बाद जैसे जब पानी पड़ने लगता है तब जैसे आदमी लगा के या अपने सहयोगी आदमी लगा के और अपने ला के और जैसे ये क्या कहते हैं ढिपरा बनाते हैं और ढिपरा बना के और जैसे उसमें जब छोड़ देते हैं, कुछ दिन खाद उद दे के छोड़ देते हैं। उसके बाद जब पानी पड़ जाता है तो पानी पड़ने के बाद हम लोग उसमें जैसे अपने या आदमी लगा के कोई सहयोगी लगा के और जैसे रोप देते हैं। रोपने के बाद तो 3 महीना 2.5 महीना में हम लोग को खेती तैयार हो जाता है। खेती तैयार होने के बाद हम लोग जैसे बाज़ार में जब ले जाते हैं, कोड़ते हैं, धोते हैं, धो के ले जाते हैं बाज़ार में तो 8-10 रुपये किलो, कभी 8-10 रुपये किलो बिकता है। इसके पहले भी 20-30 रुपये भी किलो बिकता है कि बिकता है। उसके बाद जो है सो बेच के और हम लोग अपने बहुत अच्छी ढंग से अपने बाल बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं और रहते भी हैं। आज बहुत कम पूंजी लगता है और ज़्यादा नफ़ा हम लोग को होता है। ये जो आप खेती कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे हैं, ये सब खेती से ही आ रहा है। तो और हमारे जो किसान भाई हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और किसान भाई है उनको हम यही संदेश देना चाहेंगे कि वो हम अच्छी तरह से वैज्ञानिक अच्छी ढंग से खेती करें और अच्छा से अच्छा पैदा करके उचित से उचित मूल्य में बेचे। तो महतो जी, आप पहले बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन से हैं और इस कृषि कार्य में आपको कौन कौन सहयोग देते हैं? इस कृषि कार्य में हम हैं और हमारा एगो बहन है और परिवार है और सहयोग देने वाला अगल बगल हैं, वही सब सहयोग हमको देते हैं। और हमारा जो बाल बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं और इस पढ़ाई से आप मतलब खुश हैं कि नहीं हैं? इस पढ़ाई से हम बहुत खुश हैं। हमारा एक ठो लड़का है, वो पीओ बन गए हैं, पीओ के बाद प्रमोशन हो गया, उसको मैनेजर बन गए हैं और सब ISC BSc करके अपना तैयारी कर रहे हैं रांची में रह के। ये सब जो आप मुमकिन कर रहे हैं वो सब खेती से ही कर रहे हैं और तो कोई आपको अलग से कहीं से नगद इनकम की व्यवस्था तो नहीं है? हम ये सब जो कर रहे हैं सब अपना खेती बाड़ी से ही कर रहे हैं। पहले से ही हमारा बाप पिता जो था सो खेती बाड़ी से ही जुड़ल था और हम भी खेती बाड़ी से जुड़े हैं और जैसे खेती बाड़ी से हम इतना उन्नति किए हैं। तो एक तरह से कहा जाए आपके लफ्ज़ों में तो कि खेती बाड़ी अच्छी चीज़ है। तो और जो आपके दोस्त बंधु हैं या हमारे किसान भाई हैं, दर्शक हैं, उनको आप अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे?
हम तो अपने तरफ से हमारे दर्शक और बंधु भाइयों को यही कहेंगे कि आप खेती बाड़ी कीजिए, खेती बाड़ी से बहुत फायदा होता है और बहुत आगे बढ़िएगा। तो इस जो शकरकंद की खेती कर रहे हैं आप, तो इसमें पूंजी कितना लगता है और इसको जब बेचते हैं आप तो कितना मुनाफा कमा लेते हैं? इस शकरकंद का पूंजी बहुत कम लगता है, कोई दाम नहीं लगता है। इस आगे लत को लेके और बाड़ी में जिला दीजिए। जिलाने के बाद जो है सो वो जब पानी पटाते रहिए, 8 दिन 10 दिन में पटाते रहिए। उसके बाद जब पानी पड़ जाता है तो ले जाके और यहाँ लगाता है, और लगाने के बाद इसमें थोड़ा सा निकौनी कर देता है। निकौनी के बाद 1.5-2 महीना छोड़ देता है। छोड़ने के बाद जो से उसमें वही आदमी लगा के कोड़ता है और बाज़ार ले जाके बेचता है, तो अच्छा फ़ायदा होता है। महतो जी, आप शुरू से ही खेती करते आ रहे हैं, तो तब की खेती और अब की खेती में आपको क्या अंतर नजर आता है? पहले का खेती हम लोग करते थे तो पहले इतना पहले हम लोग को पिताजी खेती करते थे तो खाद पहले नहीं मिलता था, तो बहुत कम पैदा होता था। और आजकल जो हाइब्रिड कांदा निकल गया है, तो आजकल का खेती में हम लोग को बहुत फ़ायदा होता है। तो और उन्नत खेती करने के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं और इसको लगातार आप बनाए रखेंगे, इसके लिए आपकी क्या महत्वाकांक्षा? और उन्नत खेती करने के लिए हमें बहुत एग्रीकल्चर अफसर के पास एगो हम लोग का भी है, उनसे जाते हैं और बैठते हैं और उससे पूछते हैं कि और अधिक से अधिक हम लोग कैसे पैदा करेंगे, वही हम लोग जाकर उनसे सलाह लेते हैं। तो ये जो उन्नत खेती आप कर रहे हैं, ये नकदी फसल आपके शकरकंद लगा हुआ है, तो इसके लिए बाज़ार आपको कहाँ मुहैया होता है और क्या उचित दाम आपको मिल पाता है? इसके लिए हम लोग को बाज़ार का मुहैया होता है, गोला में हो रांची हो, बोकारो हो, धनबाद हो, छपरा हो, इस सब में जाके जो है हम लोग का शकरकंद का बिक्री होता है। देखे हाँ है ना, मजा आ गया। नगद फसल किसको कहते हैं? आपके साथ साथ हमारे किसान भाई भी बिल्कुल देख लिए हैं कि किस तरह से मंसू महतो जी खेती कर रहे हैं शकरकंद की, और अच्छा उत्पादन भी ले रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाई भी इसी तरह से खेती करेंगे। लेकिन झुमकी बहन, अभी वक्त हो चला है IMD पुणे से प्राप्त मौसम समाचार की जानकारी भी हम अपने किसान भाइयों को दे दें। बिल्कुल, यही मैं आपको याद दिलाने वाली थी। तो चलिए देखते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान मंडल पुणे के अनुसार आज राज्य के विभिन्न प्रमुख शहरों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान इस प्रकार से दर्ज किया गया। रांची अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। वहीं मेदिनीनगर का तापमान कुछ इस प्रकार से दर्ज किया गया। अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आज बादल छाए रहेंगे एवं हल्की हल्की बारिश होने की संभावना है। रबी दलहनी फसलें मध्य नवंबर तक लगाई जा सकती है। दलहनी फसलों में चना एवं मसूर की खेती के लिए आगाज खरीफ फसल एवं धान की कटनी के बाद खेत की अविलंब तैयारी जरूरी है। चना एवं मसूर की खेती के लिए 2 से 3 बार देसी हल से जुताई कर पाटा चला दें। चना एवं मसूर की बुआई के लिए मध्यम जमीन जिसमें पानी का जमाव नहीं होता है वह जमीन उपयुक्त होती है। चलिए, ये भी काम पूरा हुआ, लेकिन अब वक्त हो चला है आप सभी किसान भाई बहनों से विदा लेने का। चलते चलते हम अपना पता आपको ज़रूर बता देंगे ताकि आप अपनी सुझाव और समस्या हम तक लिख कर भेज सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।